जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम क्रांतिकारियों के ऊपर एक विशेष सीरीज आपके सामने लेकर के आएंगे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों की जीवन गाथा हम आपके सामने उपस्थित करेंगे जिन क्रांतिकारियों के विषय में हमारी युवा पीढ़ी न जानती है और न उनके विषय में कहीं किसी पुस्तक के अंदर कोई लेख लिखा हुआ या उनकी जीवनियाँ कहीं भी पढ़ने या सुनने को मिलती है। ये बड़ा राष्ट्र का दुर्भाग्य रहा है। इसी कड़ी में साथियों, दिसंबर के महीने में काकोरी केस के 4 प्रमुख जो अभियुक्त थे उनके बलिदान दिवस आते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हमने आपको राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जीवन गाथा के ऊपर हमने प्रकाश डाला। उसके बाद कल हमने ठाकुर रोशन सिंह की जीवनी आपके समक्ष प्रस्तुत की और आज उसी कड़ी में एक ऐसे नौजवान क्रांतिकारी की जीवनी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो क्रांतिकारियों में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। विशेष स्थान इसलिए क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में शरीक हुए, उसका हिस्सा बने। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया तो आपको मेरे हिसाब से विदित हो गया होगा कि मैं किस नौजवान की बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ अशफाक उल्लाह खान। ऐसे प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी जो क्रांति दल का हिस्सा बने। HRA संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का प्रमुख सदस्य ये थे और बिस्मिल के बड़े जबरदस्त मित्र ये थे। अशफाक उल्लाह खान का जन्म सन 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर जिले के रेलवे स्टेशन के पास कदनखैल जलाल नगर मोहल्ले में हुआ। इनके पिता शफीक उल्लाह खान और मां मशहूर उन्निसा बेगम थी। साथियों, अशफाक का परिवार बेहद प्रतिष्ठित परिवार था। इनके परिवार के अधिकतर सदस्य सरकारी पदों पर, बड़े बड़े पदों के ऊपर पदोन्नत थे। डिप्टी कलेक्टर तक इनके जो परिवार के सदस्य थे उनको पदोन्नत किया गया था। तो ये कहने का भाव मेरा ये है, अशफाक बड़े प्रतिष्ठित परिवार से, घराने से संबंधित रखते थे। अशफाक को व्यायाम करने का शुरू से ही बड़ा शौक था। इनका शरीर बेहद गठीला और बड़ा हष्ट पुष्ट था। शारीरिक रूप से ये बड़े बलवान थे। बेहद अच्छे शायर और लेखक भी थे। इनके कई पत्र और लेख उर्दू भाषा में हसरत उपनाम से छपते थे। इनके जो बड़े भाई थे रियासत उल्लाह खां, वो राम प्रसाद बिस्मिल के अच्छे मित्र थे और वो हमेशा इनके सामने राम प्रसाद बिस्मिल के किस्सों की, उनकी बहादुरी की तारीफ किया करते थे। तो इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने की इच्छा जताई और उसी दौरान जब एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल अपने कुछ मित्रों के साथ बैठ करके किसी क्रांतिकारी योजना के ऊपर विचार विमर्श कर रहे थे तो अशफाक उल्लाह खान वहां पहुंच जाते हैं। अशफाक उल्लाह खान वहां पहुंच जाते हैं और चुपचाप जाकर के दल की बैठक का हिस्सा बन जाते हैं। जब राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों को संबोधित कर रहे थे तो कोई शायराना टाइप कोई शायर उन्होंने बोला, शेर व शायरी का हिस्सा जो अक्सर वो लिखते थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो उनके इस शेर के ऊपर अशफाक उल्लाह खान ने आमीन कहा, यानी उसका स्वागत किया। राम प्रसाद बिस्मिल ने इनकी ओर देखा और उनसे इनका परिचय पूछा तो इन्होंने बताया कि मैं आपके सहपाठी रियासत उल्लाह खां का छोटा भाई हूँ। बाद में जब सभा समाप्त हुई तो राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान को अलग से ले गए आर्य समाज मंदिर में और वहां जाकर के राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खान के साथ अच्छी खासी देर तक बातचीत की और इसी दौरान दोनों एक दूसरे इस तरह घुल में कि दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हों। दोनों साथियों के अंदर बड़ी प्रगाढ़ मित्रता हो गई और साथियों, ये अपने आप में बड़ा विचित्र संयोग था। काफी लोग इसको हैरानी की दृष्टि से देखते थे, आश्चर्य की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि एक था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो कि जन्म से ब्राह्मण थे और कट्टर आर्य समाजी थे, और दूसरा एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ अशफाक उल्लाह खान। दोनों के धर्म अलग अलग, दोनों के जात अलग अलग, परंतु दोनों का विचार एक समान था और इसी हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय उन्होंने जो है उस समय दिया, जो देशवासियों के लिए, राष्ट्रवासियों के लिए एक मिसाल बन गया था। साथियों, 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस में अशफाक उल्लाह खान शामिल हो जाते हैं और उस समय के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हसरत मोहानी से भेंट करते हैं। 1923 में ही कुछ नौजवान मिलकर के जो कि क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पास आते हैं और उनसे एक नया क्रांतिकारी संगठन खड़ा करने की अपील करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल उस समय हालांकि मना कर देते हैं, वो इस विषय के ऊपर ज़्यादा रोशनी नहीं डालते क्योंकि उस समय वो सिल्क की साड़ियों का व्यापार किया करते थे।
परंतु बाद में अपने विशेष साथी अशफाक उल्लाह खान के साथ बैठ करके वो विचार विमर्श करते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति को साझेदार बना करके अपना पूरा कारोबार उसको सौंप देते हैं और एचआरए का गठन करते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर 1924 में। अशफाक उल्लाह खान इस दल के प्रमुख साथियों में से एक थे। जब एचआरए के साथी अपने लिए संगठन के लिए कुछ हथियार या असला वगैरह खरीदने के लिए धन डकैती की योजना बनाते हैं, विशेष करके काकोरी ट्रेन डकैती की, तब अशफाक अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि मैं इस योजना का समर्थन नहीं करता। हालांकि इसके पीछे अशफाक की दूरदर्शिता काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि संगठन अभी इतना मजबूत नहीं है कि वो सीधी सरकार से टक्कर ले सके। अगर ये घटना हुई तो सरकार की नज़र सीधे हम पर पड़ जाएगी और संगठन का विस्तार होने से पहले ही संगठन दम तोड़ देगा। अशफाक की ये बात बिल्कुल सही थी साथियों, और बाद में इस बात का साक्ष्य भी मिल जाता है। परंतु चूंकि योजना बन चुकी थी, इसलिए अशफाक इस योजना का पुनर्जोर समर्थन भी करते हैं और कहते हैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं पुरजोर समर्थन करूंगा और अपना पूरा सहयोग इस कार्य में दूंगा। और इसी के एवज में वो अपने बड़े भाई जो थे रियासत उल्लाह खां, उनके पास से एक लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर के आते हैं और 12 पेटी कारतूस ला करके वो राम प्रसाद बिस्मिल को सौंप देते हैं। 9 अगस्त 1925 की रात को जब ट्रेन डकैती को अंजाम दिया जाता है तो अशफाक उल्लाह खान डब्बे के अंदर चढ़ करके जो गार्ड उसमें बैठा हुआ था उस गार्ड को नीचे उतारते हैं और उसको जमीन पर औंधा लेटने के लिए चुपचाप कहते हैं। गार्ड चुपचाप औंधा लेट जाता है। बाद में क्रांतिकारी उस संदूक को, उस अटैची को जिसमें वो पैसे रखे हुए थे, उसको नीचे उतारते हैं और उसको हथौड़ों से उसके ऊपर मार करके जो ताला उसके ऊपर लगा हुआ था उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। कई चोट लगने के बाद जब वो ताला नहीं टूटता तो अशफाक उल्लाह खान अपना जो रिवाल्वर उनके हाथ में था, माउजर पिस्तौल, वो अपने साथी मनमनाथ गुप्त को सौंप देते हैं और स्वयं हथौड़ा लेकर के 2 तगड़ी चोटें उस ताले के ऊपर मारते हैं और 2 ही चोटों में उस ताले को तोड़ देते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि वो शारीरिक रूप से कितने बलवान थे। साथियों, इसी एवज में 26 सितंबर 1925 की रात को जब अंग्रेजी सरकार के द्वारा पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए पूरे देश के अंदर 26 सितंबर की रात को छापेमारी की जाती है और इसी छापेमारी के दौरान अधिकतर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। परंतु एचआरए के 2 प्रमुख साथी, जिनमें से एक थे चंद्रशेखर आजाद और दूसरे थे अशफाक उल्लाह खान, वो फरार हो जाते हैं, वो अंग्रेजी सरकार की गिरफ्त में नहीं आते। चंद्रशेखर आजाद भूमिगत हो जाते हैं और अशफाक उल्लाह खान वहां से भाग करके नेपाल चले जाते हैं। नेपाल से वो कानपुर जाते हैं, कानपुर से बनारस, बनारस से बिहार, बिहार से भोपाल और भोपाल से होते हुए वो राजस्थान पहुंच जाते हैं। राजस्थान में पहुंच करके एक इंजीनियर कंपनी में क्लर्क की नौकरी वो वहां रह करके करने लगते हैं। साथियों, इसी दौरान वो ये योजना बनाते हैं कि क्रांतिकारियों को, जो उनके साथी पकड़े जा चुके थे, उनको किसी प्रकार छुड़ाया जाए और इसके लिए उन्होंने ये योजना बनाई कि वो विदेश जाएंगे और विदेशों से जाकर के जो विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी रहते थे उनसे संपर्क स्थापित करके अपने साथियों को छुड़ाया जाए। इसी योजना को कार्य रूप देने के लिए अशफाक उल्लाह खान दिल्ली आ जाते हैं। अशफाक उल्लाह खान दिल्ली जब आते हैं तो रास्ते में उन्हें अपना एक मित्र मिल जाता जो उनका सहपाठी था, जो उनके साथ पढ़ता था। अशफाक उल्लाह खान उस साथी को लेकर के उसके घर चले जाते हैं, परंतु वो साथी वो विश्वास पात्र नहीं था, वो बड़ा गद्दार व्यक्ति था। अंग्रेजी सरकार ने जितने भी क्रांतिकारियों थे उनके ऊपर अच्छा खासा इनाम घोषित कर रखा था, तो वो उनका जो साथी था वो इनाम के लालच में आकर के अशफाक उल्लाह खान की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दे देता है। सुबह सुबह जो ही बिस्तर से अशफाक उल्लाह खान उठते हैं, पुलिस रेड डाल करके छापेमारी करके उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उनका नाम बाद में काकोरी केस से जोड़ दिया जाता है और काकोरी केस के अंतर्गत ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। उनका केस उस समय के प्रसिद्ध वकील जो थे कृपाशंकर हजेला, वो लड़ते हैं और अपनी तरफ से दलीलें अंग्रेजी सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं कि किसी तरह अशफाक उल्लाह खान को फांसी से बचाया जा सके। परंतु साथियों, इसी दौरान जो अंग्रेज जो अधिकारी थे वो अशफाक उल्लाह खान को बहलाने का फुसलाने का प्रयास भी करते हैं।
उनके ऊपर विशेष तौर पर एक मुस्लिम सैनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और वो मुस्लिम जो सरकारी कर्मचारी था वो उनकी कोठरी में आकर के उनसे कहता कि आपकी फांसी रद्द कर दी जाएगी, आपको पढ़ने के लिए विलायत भेजा जाएगा, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, आप जितने भी आपके साथी क्रांतिकारी हैं उनका नाम बता दीजिए, आप सरकारी गवाह बन जाइए। और वो उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने का प्रयास करता है। वो कहता है कि कल ये राष्ट्र जब आज़ाद हो जाएगा तो तुम तो मुसलमान हो और मुसलमानों की संख्या तो यहाँ बेहद कम है, कल तुम्हारे ऊपर हिंदू अत्याचार करेंगे और तुमको बोरियां बिस्तर बांध करके यहाँ से भागना पड़ेगा। परंतु अशफाक उल्लाह खान अपने निर्णय के ऊपर अटल रहते और कहते हैं कि मैं अंग्रेजों के साम्राज्य में जीने की बजाय हिंदुओं के राज में मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। साथियों, ये थे इतने जिंदा दिल नौजवान अशफाक उल्लाह खान। फांसी से 2 दिन पूर्व वो देशवासियों के नाम अपना संदेश लिखते हैं और उसको प्रसारित करते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि यदि इस राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो प्रत्येक भारतवासी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जात पात की और भेदभाव की दीवारों को हटा करके सबको एक साथ आना होगा और राष्ट्र की स्वतंत्रता में अपना योगदान देना होगा, तभी जाकर के राष्ट्र स्वतंत्र हो सकता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर अपना विशेष जोर दिया और जितने भी मुस्लिम जो जनता और राष्ट्रीय स्तर के जो उस समय नेता थे उनसे भी प्रार्थना की कि वो सारे भेदभावों को मिटा करके राष्ट्रीय आंदोलन को प्रगति उसको आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व योगदान दें। साथियों, 19 दिसंबर 1927 को प्रातःकाल लखनऊ की फैजाबाद जेल के अंदर अशफाक उल्लाह खान को फांसी पर लटका दिया जाता है। जब उनकी फांसी होनी थी तो सुबह सुबह वो नहा धो करके बड़े सज संवर के तैयार होते और कहते कि आज मेरी शादी है, आज मैं शादी की घोड़ी चढ़ने वाला हूं। उन्हें जब फांसी के ऊपर लटकाया जाता है तो वो 2 पौड़ियां वहां चढ़ते हैं, फांसी के फंदे को चूमते अपने गले में डाल लेते हैं और 2 कलमे वो पढ़ते हैं अरबी भाषा में और देशवासियों के नाम यही संदेश देते हैं कि हम राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहुत करने जा रहे हैं। और चुपचाप साथियों फांसी के ऊपर खुशी खुशी फंदे से झूल जाते हैं। तो साथियों, ये थे अशफाक उल्लाह खान और उनकी जीवनी। हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारा जो एक प्रयास है उन क्रांतिकारियों को पुनः हम सबके बीच में जीवित करने का, ताकि हमारी युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणाएं ले सके, उनके फौलादी जीवन चरित्रों को पढ़ करके उन्हीं की भांति देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की अलख इस राष्ट्र के अंदर जगा सके। इसलिए हमें आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं चैनल को सब्सक्राइब आप करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इससे प्रेरणा ले सकें। अंतिम शब्द अशफाक के साथियों मैं आपके सामने अवश्य दोहराना चाहूँगा। फांसी से पूर्व जो है उन्होंने ये शब्द लिखे थे और बोले थे कि जिंदगी बाद फना तुझको मिलेगी हसरत, जिंदगी बाद फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। आप सबको नमस्ते, देखते रहिए क्रांति पथ। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।